हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हमारा आज का टॉपिक है कैपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद कैपलर्स फर्स्ट लॉ दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। सो ये जो लॉ है इसे लॉ ऑफ ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। सो यहाँ पर जो कैपलर का लॉ है उसकी स्टेटमेंट जो है वो कुछ इस तरह से है that every planet revolves around the sun in an elliptical orbit with the sun at one of the focus. So students यहाँ पर जो मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ ये एलिप्स है हमारे पास एंड दिस एक्सिस इज कॉल्ड एज द माइनर एक्सिस। इसे हम माइनर एक्सिस कहते हैं और इसे हम मेजर एक्सिस कहते हैं। So this is a ellipse and let us suppose these are the two focuses of an ellipse. So मैं यहाँ पर ब्लू कलर से एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड वाइट कलर से मैं यहाँ पर फोकस पे सन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। तो सन किसी फोकस पे होगा और हर एक प्लैनेट सन के अराउंड एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। सो हर एक पॉइंट जो होता है वो फोकस नहीं कहलाता है। देर आर सर्टेन कंडीशंस जिन्हें सेटिस्फाई करना पड़ता है तभी कोई पॉइंट फोकस कहलाता है। लेट अस सपोज इस एलिप्स के दो फोकस हैं यहाँ पर F1 और F2। ये पॉइंट्स जो हमने लिए हैं यहाँ पर ये पॉइंट्स कब फोकस कहलाए जाएंगे? सो देयर इज सम कंडीशन। लेट अस सपोज कि इस प्लेनेट से लेकर के फोकस तक की दूरी है x और यहाँ से लेकर के दूसरे फोकस तक की दूरी है x डैश, जिसे हमने सो कॉल्ड फोकस अभी कहा है। सो इन दोनों डिस्टेंसेस का जो सम बन रहा है दैट इज बेसिकली x प्लस x डैश। सो नाउ हम अपने प्लेनेट को जो है वो कहीं किसी और लोकेशन पे कंसीडर कर लेते हैं। किसी जगह यहाँ प्लेनेट पहुँच जाता है। नाउ वी ज्वाइन दैट प्लेनेट विद दैट सेकंड फोकस एंड विद दैट फर्स्ट फोकस। और फिर इन डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं। लेट अस सपोज ये डिस्टेंस अभी आता है x डबल डैश और ये डिस्टेंस आता है x ट्रिपल डैश। So students, now we measure that x double dash plus x triple dash। तो अगर इस x डबल डैश प्लस x ट्रिपल डैश का वैल्यू इस ऊपर वाले x प्लस x डैश के बराबर आ जाए तो ही ये पॉइंट्स फोकस कहलाए जाएंगे। इट मीन्स दैट कि अगर कहीं पर भी आपका प्लेनेट हो तो प्लेनेट से जो फोकस के डिस्टेंसेस हैं, दोनों फोकस के जो डिस्टेंसेस हैं उनका सम अगर कांस्टेंट वैल्यू आती है तो ही ये दो पॉइंट फोकस की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो मैंने एग्जांपल के तौर पर दो जगह ली थी, एक बार यहाँ प्लेनेट को लिया था एंड एक बार यहाँ पर प्लेनेट को लिया था। सो दैट x प्लस एक्स डैश, लेट अस सपोज ये मान लीजिए z के बराबर आता है तो दैट x डबल डैश प्लस x ट्रिपल डैश ऑल्सो इक्वल टू z, देन डेफिनेटली दीज टू पॉइंट्स आर फोकसेस। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ पॉइंट टू बी फोकस। सो ये फोकस कहलाते हैं। और यहाँ पर लॉ फिर स्ट्रेट अवे है दैट एवरी प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस, ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। सो दिस इज द कैपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो नाउ लेट्स कम टू द कैपलर्स सेकेंड लॉ, जो कि कुछ इस तरह से स्टेट किया गया है दैट the line joining the sun to the planet sweeps out equal areas in equal intervals of time। पहले मैं इसका दूसरा नाम बता देता हूँ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ एरियाज। इसे लॉ ऑफ एरियाज भी कहा जाता है। सो अगेन स्टूडेंट्स, एज यू ऑल नो दैट दिस इज दैट मेजर एक्सिस एंड यहाँ पर जो हमारी एक्सिस है दिस इज माइनर एक्सिस। सो जो स्टेटमेंट दी गई है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट हियर। सो लाइक सन इज एट वन ऑफ द फोकस। सो यहाँ पर हमारा सन है। सो लेट सपोज प्लैनेट इज एट दिस पॉइंट। इस ए पॉइंट पे प्लैनेट है एंड मैं यहाँ से टाइम को जीरो लेता हूँ। एट टी इज इक्वल टू जीरो, लेट सपोज प्लैनेट इज एट पॉइंट ए। सो आई ज्वाइन द लाइन like it is written as line joining the sun to the planet। so I join the planet with the sun, this is the line there। so let us suppose after time t planet reaches at this position। so after time t planet reaches at point b, let us suppose। so again I join that line। so students, यहाँ पर basically
द लाइन ज्वाइनिंग द सन टू द प्लैनेट ने कुछ एरिया स्वीप आउट किया है जिसको मैं ग्रीन शेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. So in that time t, the area swept by this line is equal to AS capital B. मैं इसे ASB से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, AS capital B. This is the area swept there. Now let us suppose हमारा जो planet है वो यहाँ पहुँच जाता है. Let us suppose इस पोजीशन को मैं K कहता हूँ और T टाइम के बाद वो L पोजीशन पे पहुँच जाता है. I join the line to the K and then I join the line to the L. So now also there is some area swept by this planet, this line that is being joined from K to S. So Kepler के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग पहले हम बात करेंगे कि अभी यहाँ हमने स्टार्टिंग किया t इज इक्वल टू 0 से और t टाइम के बाद अगेन योर प्लेनेट इज एट पॉइंट L. नाउ द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लेनेट इज S या KSL, मैं इसका नाम रख लेता हूँ KSL. सो स्टूडेंट्स दोनों ही केसेस में इन टाइम t एक केस में एरिया स्वैप हुआ है AS कैपिटल B जो आपको दिख रहा है ग्रीन शेड से, और अगले किसी एक टाइम इंटरवल में प्लैनेट ने एरिया स्वैप किया है KSL. सो केपलर के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. सो इट मीन्स दैट ASB और KSL एक दूसरे के बराबर है. So this is the meaning of, this is the statement of Kepler's second law, and it is also written as that aerial velocity of a planet is constant. हम क्यों एरियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं? लाइक जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट टू द सन है, इट इज स्वीपिंग आउट सम एरिया. सो एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट. मतलब टी टाइम में जितना एरिया है प्लैनेट ने इस लोकेशन से इस लोकेशन तक स्वीप आउट किया, उतना ही एरिया ये किसी दूसरी जगह पे भी टी टाइम में स्वीप आउट करेगा. यहाँ से लेकर यहाँ तक भी और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी सेम एरिया इसने स्वीप आउट किया है. दैट इज केपलर्स सेकेंड लॉ. केपलर का सेकेंड लॉ वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को फॉलो करता है. इट मीन्स दैट जब प्लैनेट आपका नियर टू द सन होगा, उसकी स्पीड जो होगी वो ज़्यादा होगी, लीनियर स्पीड, एंड उसका जो स्पीड जब वो फार अवे होगा वो थोड़ा कम होगा. सो दिस लॉ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो दिस इज केपलर्स सेकेंड लॉ. So students, now let's try to understand the Kepler's third law. केपलर थर्ड लॉ को समझने की कोशिश करते हैं. सो अगेन मैंने एक एलिप्टिकल ऑर्बिट कंसीडर कर लिया है. केपलर का जो थर्ड लॉ है, इसका एक और नाम है हमारे पास, इसे हम लॉ ऑफ पीरियड्स भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ पीरियड्स. सो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ semi-major axis of its elliptical orbit. Cube of semi-major axis of its elliptical orbit. So time period of revolution of a planet around sun. So as we know that sun is at one of the focus there. So time period का मतलब होता है स्टूडेंट्स टोटल टाइम टेकन. मान लीजिए प्लेनेट यहाँ पर है A पॉइंट पे और वापस A पॉइंट पे वो आफ्टर टाइम T आता है. So T is the time period for that. So according to Kepler third law, the square of the time period of revolution of a planet is directly proportional to cube of the semi-major axis. So let us suppose this point is O, this point is P. So this OP is equal to R. Let us suppose हमने O से P को R माना है. So this is major axis, semi-major axis. So according to law of periods or Kepler third law, T square is proportional to R cube, or it can be written as a T square upon R cube is equal to constant always. So this is the statement of Kepler's third law, that square of the time period is proportional to cube of the semi-major axis of that ellipse. तो ये हमारे Kepler third law का statement है. So these were the laws there. First law is like every planet is revolving around the sun in an elliptical orbit with sun at one of the focus. And then the second law about the area, that shows that aerial velocity is constant. Planets
line joining the planet to the sun sweeps out equal area in equal intervals of time there. And this is about the third law. So in the last students, we also try to understand that what is the condition for ellipse, or when the condition is for that circle. So let's draw a ellipse there. Let us suppose this is an ellipse there. So as you all know that this is basically major axis, and the other one I'm drawing is the minor axis there. So now let us suppose this is one of the focus there. I represent it by point S there, and मान लीजिए this point is O and this point is P. So there is a term called as the eccentricity, and it is like that, eccentricity, and it is being represented by small e. And that eccentricity, students, it is basically distance of one of the focus from that center, from that point O. So I write it as SO, and from point P to O, it is the ratio of SO upon PO. So students, if this value of E is less than 1, then it is an ellipse. It is an ellipse. And if that E is equal to 0, then it is a circle. So E की value से like you can find out that what type of figure you have. If it is a E is equal to 0, then it is a circle, and if A is less than 1, then it is a ellipse. So here we basically always stated that this is an ellipse. So from this value, from this factor, yeah, from this term, you can find out that what type of figure is this. So E is equal to 0, the circle, E is less than 1, it is ellipse. So I just hope आपको कैपलर के तीनों laws समझ आए होंगे. With that, thank you very much.